नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जंगड़ में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जिनमें हम राष्ट्रीय आय का अर्थ पढ़ चुके हैं और उनमें छोटी छोटी कुछ और बातों की बात की थी हमने कि सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है, सकल राष्ट्रीय आय क्या होता है, सकल राष्ट्रीय व्यय क्या होता है, साधन आय क्या होती है, हस्तांतरण आय क्या होती है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। और इसके बाद में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, और पिछली क्लास में हमने उन अवधारणाओं को डायग्राम के द्वारा समझा था। और आज की इस क्लास में हम करेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय को मापने की 3 प्रकार की विधियाँ हैं, जो कि साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियाँ बताई थी। वो 3 विधियाँ कौन सी थी? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उत्पादन विधि की, प्रोडक्ट मेथड के बारे में। उत्पादन विधि को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें से एक नाम है मूल्य वर्धित विधि, मूल्य वर्धित विधि, औद्योगिक उद्गम विधि, शुद्ध उत्पाद विधि। इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। और इस विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद 1 वर्ष की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं या सेवाओं के बाजार मूल्य के योगफल के बराबर होता है। इसे अगर हम विस्तार पूर्वक समझें तो अधिकांश देशों की राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो उत्पादन विधि से ही की जाती है, और यह राष्ट्रीय आय की गणना में की सबसे सरल विधि भी है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से करने के लिए कृषि, खनिजों, उद्योगों एवं विभिन्न जो भी सेवा क्षेत्र हैं उनसे उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है। और यहाँ अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग एक उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकताओं हेतु अथवा एक उत्पादक द्वारा उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं की एक सूची बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक सूची बनाई जाती है। और उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं की सूची में प्रत्येक वस्तु या सेवा का नाम क्या लिखा जाता है? वस्तु या सेवा का नाम, उत्पादन मात्रा, क्वांटिटी, और बाजार में प्रचलित कीमत यानी कि प्राइस को लिखा जाता है। अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा व कीमत को गुणा करके उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जाता है। यानी कि अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मात्रा का कीमत से गुणा करते हुए, यानी कि प्राइस का क्वांटिटी से गुणा करते हुए इसमें जो है वो उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जाता है। उत्पादन मूल्य ज्ञात किया जाता है। और अंत में सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को जोड़ते हैं। इस प्रकार हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, एक समस्या आती है कि कुछ वस्तुओं व सेवाओं की जो प्रकृति है वो अंतरिम या मध्यवर्ती प्रकार की होती है, और अंतरिम व मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, इसमें अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं व सेवाओं को अगर राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाए तो इससे क्या उत्पन्न होती है? राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना, इसकी दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है, और ये जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो भ्रामक आंकड़े प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए इसमें मूल्य वर्धित विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
मूल्यवर्धित विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ही राष्ट्रीय आय में दोहरी या अनेक बार होने वाली भ्रामक गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का ही योग इसमें करते हैं। और मूल्य संवर्धन विधि के द्वारा प्रत्येक चरण पर उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन के मूल्यों में से उत्पादन के साधनों पर किए गए खर्च को घटा दिया जाता है। इस यानी कि जो पहला चरण होता है उसमें उत्पादन के मूल्य को घटाते हैं। अब ये जो मूल्य संवर्धन विधि है इसे मूल्य संवर्धन विधि भी कहा जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए कि एक बेकरी डबल रोटी का जो 1 किलोग्राम का पैकेट है वो 60 रुपये में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 60 रुपये में बेचता है। अब इसे बनाने के लिए जो 1 किलोग्राम आटा है, 1 किलोग्राम आटा है, इसने वो आटा चक्की से खरीदता है 40 रुपये का। 1 किलोग्राम जो आटा है वो आटा चक्की से 40 रुपये पर में खरीदता है। और जो आटा चक्की वाला है, आटा चक्की का जो मालिक है वो 1 किलोग्राम गेहूं जो है वो किसान से 30 रुपये में खरीदता है। 30 रुपये प्रति किलो, ठीक है, 30 रुपये में खरीदता है। इस प्रकार ये जो बेकरी है, आटा चक्की है, किसान के 1 किलोग्राम उत्पादन का जो भ्रामक मूल्य जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? 60 रुपये तो डबल रोटी और 40 रुपये आटे का मूल्य और 30 रुपये किसान की गेहूं का मूल्य। इस प्रकार अगर इनका योग करें तो हमें भ्रामक मूल्य प्राप्त होता है 130 रुपये। 130 रुपये। किंतु इस स्थिति में देश में उत्पादन तो केवल 1 किलोग्राम का ही हुआ है। उत्पादन कितना हुआ है? उत्पादन तो 1 किलोग्राम का ही हुआ है। अतः यहाँ पर इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है? जो वास्तविक मूल्य है यानी बराबर किसान के उत्पादन का मूल्य प्लस आटा चक्की के उत्पादन का वास्तविक मूल्य प्लस बेकरी के उत्पादन का सही मूल्य है, बराबर होगा किसके? बेकरी के उत्पादन का मूल्य माइनस घटा देंगे आटा चक्की के उत्पादन का मूल्य। सही गणना करने के लिए क्या करेंगे हम? बेकरी के उत्पादन का मूल्य कितना था? 60 रुपये था। इसमें से आटा चक्की के उत्पादन का मूल्य कितना था? 40 रुपये था। इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। इस प्रकार नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाएगा? आटा चक्की के उत्पादन का मूल्य इसमें से घटा देंगे किसान के उत्पादन का मूल्य। यानी कि मैं आपको बता के गया था, सही मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? उत्पादन के मूल्यों में से उत्पादन के साधनों पर किए गए खर्च को घटाते हैं। अब यहाँ पर आटा चक्की के उत्पादन का मूल्य कितना है? 40 रुपये है। और इसमें से किसान के उत्पादन का मूल्य कितना है? 30 रुपये है। 40 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 रुपये। अब लास्ट में क्या बच गया? प्लस किसान के उत्पादन का मूल्य कितना है? किसान के उत्पादन का मूल्य 30 रुपये है। अब इनका अगर हम योग करते हैं तो हमें 20, 10, 30 प्राप्त होता है 60 रुपये। इस प्रकार केवल 1 किलोग्राम उत्पादन का सही मूल्य 130 रुपये के स्थान पर कितना है? 60 रुपये है। 130 रुपये के स्थान पर कितना है? 60 रुपये है। अगर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो जो राष्ट्रीय आय है वो गलत मूल्य बताएगी, जो कि भ्रामक होगा। तो ये है मूल्य संवर्धन विधि। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं। तो देखिए इसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। नंबर 1, परिवारों में महिलाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। इसमें जो परिवार में महिलाएं अपनी भूमिका निभाती है, जो कार्य करती है, जो अपनी सेवा देती है, उनको शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद में पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जब उनका उत्पादन हुआ था तो उनके अंतिम वस्तु जो थी उसका मूल्य जोड़ लिया गया था। तो पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। और मध्यवर्ती वस्तु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगर मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें शामिल करते हैं तो जो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें केवल और केवल अंतिम उपभोग्य वस्तुओं व सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें थी। अब बात करते हैं आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे आय विधि, इनकम मेथड और व्यय विधि। इनके बारे में आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे।
टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए और मुझसे संपर्क करने के लिए जो टेलीग्राम चैनल का लिंक और जो मेरा टेलीग्राम नंबर है वो दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे आप बात कर सकते हो। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स तैयार हैं, अगर किसी ने परचेज करने हैं तो मुझसे मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।